कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग एसएसटी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और अब तक जो है 250 सवाल कर चुके हैं। इसी कड़ी में अगला प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आगे अन्य 50 इस तरह से 300 सवाल हमारे पूरे होंगे। इन सवालों को करने से फायदा होगा कि जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आप अपने को अनुभवी के लिए समझें। ठीक है, और सीटेट की तैयारी जो लोग एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं जूनियर वर्ग में, ठीक है, उनकी तैयारी को एक निश्चित रूप मिल जाएगा और इस तरह से आपकी तैयारी होती रहेगी कि आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है उतना ही पर्याप्त है। ये देखते हैं जरा कौन से सवाल इसमें प्रमुख रूप से पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना रखता है। तो पहला सवाल जो कि जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर से, किससे जुड़ा हुआ है? अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसकी बात कर लिया जाए? अटलांटिक महासागर की बात कर लेते हैं। ठीक, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखे हैं मैप में अगर देखें तो कुछ इस तरह हमारा उत्तरी अमेरिका ऊपर दिखता है। आजकल तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से काफी चर्चा में भी रह रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे दक्षिण अमेरिका दिखता है। इस वाले हिस्से पर एक बड़ा सा द्वीप दिखता है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा भी करना चाह रहे हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं। और इस हिस्से में यूरोप कुछ इस तरह टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा होता है और यहाँ नीचे जो है एक बड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, इस बीच में जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर कहते हैं। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तो कह रहा है यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो आपको दिख रहा है कौन सा अक्षर दिख रहा है? ऐसा का दिख रहा है, पहला तो सही है। इसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो जगह जगह ये देख रहे हैं आप, जगह जगह कटी पीटी हुई है। तो कैसी है? दंतुरित है, ये भी सही है। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे व्यस्ततम मार्ग है, चूंकि ये उत्तरी अमेरिका और इधर यूरोप, इनके बीच व्यापार ज्यादा होता है, इसलिए व्यस्ततम मार्ग भी हो जाता है, ये भी सही है। इसका सबसे गहरा स्थान मेरियाना गलत है, ये गलत है। ठीक है, याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है प्यूर्टो रिको गर्त। कौन सा स्थान है? प्यूर्टो रिको गर्त जो है, ठीक है, ये इसका सबसे गहरा स्थान है। अब वही बात मेरियाना गर्त जो कि पूरी धरती का सबसे गहरा स्थान है, ये कौन से महासागर का हिस्सा है? तो प्रशांत महासागर का हिस्सा, जिसकी गहराई, ठीक है, 11,033 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और ये जो है किसके बारे में हो गया पहला सवाल? तो ये किससे जुड़ा था? ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कितने थीमों को शामिल किया गया? किसकी बात कर रहा है? कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कौन कौन सी चीजें यानी कौन कौन से थीम शामिल हुए हैं? तो कितने थीम शामिल हैं? 5, जिसको कुछ ए बी सी डी ई फॉर्म में क्या किया गया है? दिखाया गया है। जिसमें ए कहता है भारत एवं विश्व के बारे में। ए में क्या है? भारत एवं विश्व, भूभाग वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है। कौन सी थीम में? तो थीम ए में जो है बताया गया है। और दूसरे में अतीत के चित्रपट बताता है। दूसरा किसकी बात करता है? अतीत के चित्रपट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तो दूसरे में की गई है बात अतीत के चित्रपट के बारे में। ठीक है, और तीसरा जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में है। हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। कौन सा? तीसरा वाला पार्ट जो है, इसका तीसरी थीम जो है, ये क्या हो गया? हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं हैं। चौथे में जो है, ठीक है, शासन और लोकतंत्र है। क्या है? शासन और लोकतंत्र है। शासन और लोकतंत्र की बात की गई है। और वही पांचवें पर हमारे आसपास का आर्थिक जीवन की बात की गई है। आसपास का आर्थिक जीवन तो कितने थीमों में बटा है? आप खुद ही देख सकते हो, उत्तर क्या लगा लेंगे आप। ठीक है, इसको देखकर कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है कितनी थीमों में बटी हुई है? तो 5 थीमों में बटी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत क्षेत्र के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? केसर सागा जो है एक तिब्बती महाकाव्य है, एक प्राचीन तिब्बती महाकाव्य है। ठीक है, तो अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में इससे संबंधित हो सकता है। पश्चिम बंगाल नहीं, असम नहीं, सिक्किम नहीं, कौन सा क्षेत्र हो जाए? लद्दाख में। केसर सागा पर नाटक कहाँ खेला जाता है? लद्दाख में खेला जाता है। कहाँ पर? तो लद्दाख। क्या जवाब हो जाएगा? ठीक है, तीसरे का सी वाला जवाब हो गया। थर्ड का क्या हो गया? सी वाला जवाब हो गया कि केसर सागा। बाकी आप जानते हैं कि लद्दाख जो है हमारा, ठीक है, एक मरुस्थल वाला क्षेत्र भी है। ठीक है, कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है।
तो कौन सा मरुस्थल? शीत मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्रता दिलवाई। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप में अगर बात करें तो अनेकों, ठीक है, चाहे वो ठीक है चित्रकला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाए। धार्मिक की बात करें तो हम विवेकानंद जी की बात करते हैं, 12 जनवरी को जिनका जन्म दिवस हम विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। दयानंद सरस्वती जिन्होंने स्वराज की बात की, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दयानंद सरस्वती ने बात किया। अलग अलग क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले ने, किसानों ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है, वहीं पर पढ़े लिखे आईसीएस लोगों ने, जैसे कि हम बात करते हैं अरविंदो घोष की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, या सीआर दास की बात करते हैं, ठीक है, या वकालत के रूप में कार्य करने वाले सरदार पटेल की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, महात्मा गांधी स्वयं एक वकील हुआ करते। तो अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया, देश को स्वतंत्रता दिलवाई। सही है। भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है, तो भारत की पहचान ही है। हम इस शब्द हमेशा सुनते आते हैं। ठीक है, भारत जो है विविधताओं में एकता, अनेकता में एकता वाला देश है, यानी भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधताओं में एकता की बात करते हैं। तो ये भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, और कारण भी सही है। दोनों ए तथा बी सही है तथा बी कारण है किसका? ए का कारण। ठीक है, 4 का क्या हो गया जवाब? सी फॉर कैट वाला जवाब। आगे बढ़ाते, सही और गलत बताना है। कह रहा है कि राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163 का संबंध है किससे? कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। 164 में कहा जाता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की ही सहायता से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है। विपक्षी दल और सत्ताधारी दल दोनों मिल जाते हैं तभी जो है विधानसभा का क्या होता है? निर्माण होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विधानसभा की बात की जाती है, सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी उसका हिस्सेदार होता है। ठीक, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होते हैं। ये गलत है। विधानसभा का सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, विधानसभा का सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में 403। ठीक है, पहले 404 हुआ करते थे, लेकिन एक एंग्लो इंडियन हटा दिया तो कितने बचे हैं? 403 बचे हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला कथन गलत है। कि कौन से कथन सही हो गए? ए और बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, ए और बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, मंत्री परिषद से जुड़े अनुच्छेद 163 और 164 राज्य की, वहीं केंद्र की बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। कौन सा राज्य सरकार का भी दायित्व है? तो हमारी एक अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची, जो कहती है, ठीक है, कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। किसके बंटवारे की बात करता है? शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। और शक्तियों के बंटवारे के तहत 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है। कौन कौन सी सूची? एक वो सूची जिस पर क्या कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। दूसरा वो जिस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और तीसरा जिसपे दोनों बना सकते हैं, यानी कौन सी सूची? समवर्ती सूची की बात की जाती है। ठीक है, वही विषयों की बात करें तो संघ सूची कितने पर? 100 पर कानून बनाएगी। राज्य सूची 61 पे कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची जो है कितने विषयों पर? 52 विषयों पर। इन 52 विषयों में, ठीक है, पूछा है कि कौन सा है जिससे राज्य सरकार का दायित्व भी है, यानी केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार। तो रक्षा, इसका तो राज्य से संबंध है नहीं। ठीक है, विदेशी मामले, ये भी राज्य से संबंध नहीं है। बंदरगाह, ये भी नहीं है। कौन बच जाता है? शिक्षा। ये कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो शिक्षा जो है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारों द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। कौन सा? ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, बुनकरों को उचित मूल्य किसमें मिलता है? शासन व्यवस्था को उसका पोषण करता है। एक वस्त्र निर्यात के कारखाने या फैक्ट्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो सकता है? सहकारी संस्थाओं। जब भी कोई ऐसी संस्था जो सरकार और लोगों से मिलकर बनती है, इसको कोऑपरेटिव संस्थान कहते हैं। सहकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे कि 97वां संविधान संशोधन से, जो कि 2011 में हुआ, 97वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष में हुआ था? 2011 में हुआ था। इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? संवैधानिक। कौन सी संशोधन से?
तो 97वां संविधान संशोधन से इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके लिए अनुच्छेदों में भी इसे क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया। कहां कहां शामिल किया है, तो अनुच्छेद 43 के ख में शामिल किया है और इसके अनुच्छेद इसके अतिरिक्त 243, ठीक है, जेड का जी से जेड का एच से जेड का एच से जेड का पी तक क्या शामिल कर दिया गया है, तो इन्हें संविधान में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, ठीक है। देख रहा है ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है। सवाल पढ़ेंगे फिर उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब तक मैं देखता हूँ। क्योंकि यह सरकार द्वारा निर्धारित है तो इसे स्वीकार करते हैं। जिन किसानों के यहाँ ये काम करते हैं उनसे इन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है। जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से नियमित रूप से रोजगार मिलता रहा होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा जवाब इससे सबसे ज्यादा क्या है, सही है, ठीक है। कौन सा जवाब जो है सबसे ज्यादा सही है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित तो इसे स्वीकार करते हैं, तो बाजार में प्रचलित मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा हो सकता है, ठीक है, कि यह जो किसानों के यहाँ काम करते हैं उनसे उधार लिए हो सकते हैं। ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि बड़े किसानों के यहाँ कृषक मजदूर उधार में पैसा लिए रहते हैं, तो वो उनसे कम दरों पर 100 रुपया 150 रुपया में काम करवाते रहते हैं, तो सही हो सकता है। या और कारण क्या हो सकता है, जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से नियमित रूप से रोजगार मिलता रहा हो, इसीलिए तो नियमित रूप से रोजगार मिल रहा है, इसीलिए वो कम पैसे में भी काम करने को क्या हो जा रहे हैं, तैयार हो जा रहे हैं, कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जा रहे हैं। तो बी और सी वाला ज्यादा सटीक लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा जवाब लगा दिया जाए, केवल बी तथा सी। लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने या आवाज उठाने का अधिकार होता है। यही तो लोकतंत्र की पहचान है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा। भारत में संघीय शासन पद्धति है, क्या संघीयता होने से लोकतंत्र में लोगों का दोनों बात अपनी जगह सही है, संघीय भी है, ठीक है। लोकतंत्र में आप आवाज उठा भी सकते हैं, लेकिन दोनों का आपसी संबंध दिख नहीं रहा है ना। संघीयता का लोकतंत्र से यानी ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो लेकिन संघीयता हो सकता है, ठीक है। तो कथन दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा जवाब हो जाए, बी फॉर बॉल वाला जवाब हो जाए। कौन सा, बी फॉर बॉल वाला जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते हैं, तो सही है, ठीक है। समाज ऐसा है कि जो लड़के और लड़कियों में फर्क परिवार से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो भेदभाव लड़के और लड़कियों में करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके मम्मी पापा ही होते हैं, ठीक है। वहीं पर घरों में कुछ अच्छी चीजें आ जाती हैं कि खाने पीने की, तो मम्मी रहेगी तो कोशिश करेगी कि बेटे के लिए बचा के रखें, बेटी को नहीं मिले चलेगा। दोनों समान पढ़ाई कर रहे थे, बेटी होशियार भी थी लेकिन उसे उच्च शिक्षा में नहीं भेजेंगे, लड़की को उच्च शिक्षा में भेज देते हैं, उन्हें लगता है लड़की तो पढ़ाया जाना है। तो सही, ये बात सही है कि समान सोच नहीं रखते हैं। जब लड़कियां और लड़के बड़े हो रहे थे तो भारतीय समाज उनमें कोई अंतर स्पष्ट कर नहीं पाता, बिल्कुल करता है, ठीक है। समाज जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं उनको अपने बंधनों में, एक सामाजिक बंधनों, रूढ़िगत बंधनों, परंपरागत बंधनों में बांधने का प्रयास करता है। तो दूसरा कथन जो कह रहा है अंतर नहीं करता है, ये गलत है, अंतर करता है। यही तो कारण है कि भारत का जो रैंकिंग आती है जो लैंगिक भेदभाव की, तो पता चलता है कि 131 नंबर पे पहुंचे, ठीक है। लैंगिक असमानता की रैंकिंग में हमारा स्थान क्या हो जाता है, 131 तक पहुंच जाते हैं, तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो कह रहा है केवल ए सही है। आगे देखें, बहुमत की निरंकुशता का क्या अर्थ है, जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निरंकुशता की बात कर रहा है, तात्पर्य यही है कि बहुमत जो है अपने अनुसार, ठीक है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए निर्णय ले ली, ठीक है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निर्णय गलत है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है, ये तो ठीक लग रहा है। एक समुदाय का संख्यात्मक प्रभुत्व, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम उत्तर तो एक ही लगाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा, डी वाला क्या कह रहा है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पृथक पदों का अनुसरण कर दिए, तो गलत है, ठीक। एक समुदाय का संख्यात्मक प्रभुत्व हो सकता है लेकिन कह रहा है बहुमत के पहले लिख दिया हुआ है बहुमत की निरंकुशता, तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है, इसे ही क्या, बहुमत की निरंकुशता है, जिनकी संख्या ज्यादा है। भारत इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ बहुमत की निरंकुशता नहीं शामिल है। यहाँ हमारा संविधान बना सर्वसम्मति से बना, न कि बहुमत से बना। ये नहीं कि संविधान बन रहा है तो 100 लोगों में से 51 लोगों ने वोट करके बहुमत मिल गया, ऐसा ये तक 100 की 100 नहीं था, इसलिए सर्वसम्मति से,
ठीक है, हमारा संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबंधित होती है? किसी स्थान पर केवल एक धर्म के पालन की अनुमति है, गलत। अदालतों और पुलिस चौकियों में धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन, गलत। जब एक समुदाय का सदस्य उसी समुदाय के दूसरे सदस्य में प्रभुत्व जमाता है तब राज्य हस्तक्षेप से दूर रहता है, गलत। लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है और भारत किसी के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करता है। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जरा देखा जाए, कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? ठीक है, सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्य यही लिखा भी है अनुच्छेद कौन से में? 50 में। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 50 करता है। न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है, गलत। चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक है, न्यायाधीशों के कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लेखित, जिसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी कहते हैं, ये भी ठीक है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और सी वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए और सी ऑप्शन क्या है करेक्ट? न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया गया? यह सुनिश्चित करने के लिए मजदूरों को उनकी मजदूरी या मेहनत के हिसाब से अनुदान मिले, मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए, मालिकों के मुनाफे या लाभ को घटाने के लिए। तो मुनाफा या लाभ हम घटाएंगे नहीं भाई, सबका अपना अपना अधिकार है। ठीक है, सबको मिलना चाहिए। मालिक का भी तो अधिकार है, ठीक है, तो अपने लाभ को अर्जित करे, लेकिन एक शोषण ना करे। किसका? मजदूरों का। ए और बी वाला ऑप्शन क्या है सही? आप पर की खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल ऐसे हैं जिसके उत्तर आप खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कहेंगे? तो कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कहेंगे? हम कहेंगे उससे कि आप पढ़ो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जहां आपको सम्मानपूर्ण यानी गरिमा में जीवन जीने का अधिकार मिलता है। और इसी में अधिकार है कि आपको मिलने वाला जो जल और जो वायु है वो भी कैसा होना चाहिए? ठीक है, वह भी साफ होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। ये आपका मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। बाकी 45 जो है कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा, जिसको आप आंगनबाड़ी से जोड़ लेते हैं। तो 45 को किससे जोड़ दिया जाता है हम लोग? आंगनबाड़ी से, कि जो 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा कौन से अनुच्छेद में? 45 में है। अनुच्छेद 29 जो है आपको अधिकार देता है, ठीक है, कि आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। किसकी बात करता है? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, जो कि वर्तमान भारत में 2 ही राज्यों में लागू है। ठीक है, गोवा में पहले से और आजाद भारत में पहला कौन सा? ठीक है, तो उत्तराखंड में। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 पढ़ने की मैं सलाह दूंगा। जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लोकप्रिय की बात कर रहा है? कौन सा सबसे जो है अधिक क्या है? लोकप्रिय है। ठीक है, विभिन्न देशों में प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या, इसको हम जो है लिंग अनुपात से जोड़ लेते हैं। सामाजिक रचना के रूप में जेंडर, जेंडर पर आधारित व्यवसायों की सूची, महिलाओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं। इन माध्यमों से जब तक हम सामाजिक तौर पे इसे बदलाव नहीं लाएंगे, ठीक है, तब तक ये जेंडर समानता नहीं आएगी। यानी सामाजिक रूप में जेंडर की पहचान जो है स्पष्ट अलग न की जाए, महिला पुरुषों में कोई किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से आप जेंडर समानता किसमें ला सकते हैं? सामाजिक संरचना के रूप में। हड़प्पा के नगरों में ढके हुए नालों में जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिससे कि नालों की देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक है, आज भी बने होते हैं। ठीक है, आज भी अगर आपने कहीं देखा हो, ठीक है, तो जगह जगह मेन होल बनाए रहते हैं। क्यों बनाया जाता है? ताकि उन्हें खोलकर, ठीक है, हम नालों की क्या किया जा सके? सफाई। हम कहाँ से सीख रहे हैं?
तो हड़प्पा से सीख के आ रहे हैं। आज से लगभग 4,500 साल पहले भारत की विशिष्टता है एक यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, यानी कथन दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आखेटर और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। ठीक है, सवाल दोनों सही है, लेकिन मुझे लगता है कि व्याख्या नहीं करते, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, वैसे तो जब कह दिया है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि किसी इलाके में पौधे और जानवर जैसे संसाधन, वैसे सही जवाब होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सही जवाब क्या होता है? सही जवाब होता है किसी, ठीक है, अस्थायी जगह की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ घूमने की बात कर दिया है, इस वजह से दूसरा कथन भी सही और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ का सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिला बिछुड़ियों को लगाया जा सकता है। यह निर्देश कौन से ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, कह रहा है यह निर्देश कौन सी पुस्तक में लिखा गया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक भारत की महानतम पुस्तक जो कि मौर्य काल में लिखी गई, जिसकी बात कर रहे हैं किसका? अर्थशास्त्र में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त रहे। ठीक ठीक, बाकी मुद्रा राजस्व को किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी से मिलता है, जिसे किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। और बृहद कथा मंजरी की जब बात की जाती है तो किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा। ठीक है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो जगह जगह हमने देखा भारत के बहुत सारे मंदिरों को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि बहुत सारे। ठीक, अब देखते हैं क्या जवाब हो सकता है। ये भी सही है, जैसा कि हम जानते हैं कि चंदेलों ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अतिरिक्त एलोरा की अगर बात किया जाएगा तो किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया। ठीक है, या चोलों ने तंजावुर के मंदिरों का निर्माण करवाया, तो बृहद मंदिरों का क्या किया? निर्माण करवाया। और जब आक्रमण होना शुरू हुए, विशेषतः इस्लामी आक्रमण हुए, तो अनेकों मंदिरों, राज्यों को, मंदिरों को क्या किया गया? अपना निशाना बनाया जाता था। यानी दोनों कथन सही है और उसकी क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ऊंची भीतरी शक्ति प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की शैली के बीच समान है। क्या किसके बीच में ये मेहराब वाली शैली है? ठीक है, तो इसका जवाब है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महल आसपास की जगह थी। ठीक है, और समय भी आसपास का रहा। जैसा कि जानते हैं गोविंद देव मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया था किसने? राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने करवाया था, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। 1590 में करवाया था। और फतेहपुर सीकरी के महलों की अगर बात किया जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। इन दोनों में समानताएं हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या दिखती हैं? समानताएं दिखती हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपना परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जवाब इसमें क्या है? सही है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 7वीं यानी कि 7वीं सदी से तात्पर्य है, ठीक है, कि क्या नाम है, हर्षवर्धन के बाद की स्थिति में, जैसा कि जान रहे हैं, राजपूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार क्या बन सकते थे? राजा। राजपूतों की उत्पत्ति हुई और ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। जैसा कि एक शब्द भी सुनते हैं, ब्रह्म छत्र शब्द सुना जाता है। कौन सा शब्द? ब्रह्म छत्र शब्द की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। और जिसके बारे में एक वंश को बताया भी जाता है। कौन सा वंश? तो बंगाल का सेन वंश इसी प्रकार का वंश था, जो पहले क्या हुआ करते थे? ब्राह्मण थे और जिन्होंने शासन व्यवस्था को अपनाया और क्षत्रियों का पेशा अपनाया। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या है? सही। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए और जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक देसी व्यापारी और शिल्पकारियों को कहा गया, जो फोर्ट सेंट चार्ज और सेंट फोर्ट विलियम जैसी जगहों पर रहा करते थे। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा जवाब क्या है?
सही है। ए, बी और सी, डी में से क्या है सही है। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पे देखेंगे। ठीक है, कौन सा जवाब इसमें क्या है सही है। ठीक, तो कह रहा है 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन है और कारीगर यूरोपीय द्वारा ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। बिल्कुल सही है। ब्लैक देसी व्यापारी और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट विलियम्स जैसी जगहों पर रहा करते थे। ठीक है, तो यही बात याद रखना है कि देसी व्यापारी और शिल्प कहा गया तो सही है, लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज में नहीं रहा करते थे, बल्कि कहाँ रहा करते थे सिर्फ। ठीक है, तो फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगह पे। ठीक, यानी पहला वाला कथन, ये वाला कथन क्या है गलत है, सिर्फ ये वाला सही है, तो कथन बी गलत हो गया, यानी कथन ए क्या है सही है। औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में जब हम बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त, तुरंत नाम आ जाता है किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया भारत की आप जरा जाओ और भारत में ठीक है भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू करो। तो इन्होंने 1886 में दो कर्मचारियों, जिसमें नाम है एक सर जॉन सोर, क्या नाम था सर जॉन सोर। ठीक है, सर जॉन सोर व जेम्स ग्रांट। ठीक, तो इन दोनों ने सुझाया कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की क्या किया जाए, शुरुआत किया जाए। और अंततः सर जॉन सोर की सिफारिश पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1790 में जमींदारी बंदोबस्त के रूप में शुरू हुआ, जिसे 3 साल बाद स्थापित कर दिया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त यानी पीएस एक्ट कब शुरू हुआ, 1793 में, और 3 जगहों पे लागू हुआ विशेष तौर पे। कहाँ कहाँ पे, तो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और कहाँ पे, उड़ीसा में। इसी से संबंधित है सूर्यास्त का नियम भी, और ये भारत के कितने परसेंट भूभाग पे लागू हुआ, 19% भूभाग पर लागू हुआ। देखिए जरा। ठीक, 1793 में थॉमस मुंडो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था, तो गलत है जवाब। ठीक है, जैसा कि बताया सर जॉन सोर और कॉर्नवालिस का नाम आता है। ठीक है, तो इस बात को देखेंगे कि पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, राजाओं और तालुकदारों के जमींदार के रूप में मान्यता दिया गया, ये बिल्कुल सही है। जमींदारों को किसान के लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी से जुड़ा है नियम कौन सा, सूर्यास्त का नियम भी जुड़ा है अस्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त का नियम का भी इसी से क्या है संबंध है। ठीक है, तो जवाब क्या हो गया, बी और सी वाला। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी फॉर कैट ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ा जाए। ठीक, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सही है। वह एक स्कॉटिश एक प्रचारक थे, वह एक अंग्रेजी प्रचारक थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जवाब क्या है सही है। विलियम स्टॉकस की, स्कॉट एडम की बात किया जाए। ठीक है, तो जो कि शिक्षा की प्रगति पे रिपोर्ट के लिए उनको तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। तो आपको देख के बताना है कि कौन सा जवाब इसमें क्या होगा सही है। ठीक है, तो पहला जवाब क्या कह रहा है कि वह एक स्कॉटिश प्रचारक थे, सही है। अंग्रेजी शासक थे, गलत है। कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा, सही है। बंगाल बिहार के जिलों को देसी स्कूल पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किए, ये भी सही है। जवाब हो जाए 1, 3, 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन मैच कर रहा था। आगे देखते हैं जरा। ठीक है, तो मिला दिया जाए अलग अलग लोगों से। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, तो किससे जुड़े हैं राजा राम मोहन राय, तो आप जानते हैं ब्रह्म सभा से, यानी ब्रह्म समाज से। और 1828 में इन्होंने स्थापना करवाया किसका, ब्रह्म समाज का। और जब हम बात करते हैं किसका, राजा राम मोहन राय की, तो इनसे 2 पत्रिकाओं का संबंध आपस में जुड़ जाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो एक जो है मिरातुल अखबार का, मिरातुल अखबार, और एक जो है संवाद कौमुदी। किसकी बात आ जाती है, मिरातुल अखबार, और किसकी बात आती है, संवाद कौमुदी का संबंध किससे है, एक राजा राम मोहन राय से है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में, और कहां पर हुआ था, बंबई में हुआ था। कहां पर, बंबई में स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया क्या 3। पंडित रमाबाई की बात करें तो पंडित रमाबाई, ठीक है, किससे जुड़ी है, विधवा गृह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब बात की जाती है, ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए क्या बनवाए थे, स्कूल बनवाए थे। बाकी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से भी जुड़े थे। जिससे विधवा पुनर्विवाह से भी इन्होंने आंदोलन वगैरह चलाया था। किसने, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कौन सा जवाब हो गया, सी फॉर कैट वाला। आगे देखिए कौन सा जवाब सही हो जाए। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। किसकी बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो ठीक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 1820 में जन्म हुआ था किसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जो किसके लिए लड़ रहे थे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि आया था कब, ठीक है, 1856 में। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हो गया था, तो 1856 में, ठीक है। अधिनियम को लाया था कौन, डलहौजी, लेकिन पारित हुआ किसके समय में, कैनी के समय में। बाकी जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात आती तो सोम प्रकाश, इनकी एक प्रसिद्ध एक पत्रिका भी आती थी, कौन सी, सोम प्रकाश, जिसपे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दिया गया था। ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा जवाब इसमें क्या है, सही है। ठीक है। तो कह रहा है कि पश्चिमी विचार को हवाला देना, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक। समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, ये गलत है। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना, ये भी सही है, ये और सी वाला। ठीक। आगे नेक्स्ट, कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा की बात कर रहा है, कौन से आंदोलन जो है गांधी जी के, ठीक है, असहयोग आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे। खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। ठीक। पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, ये इसका हिस्सा नहीं हुआ करते थे। गुजरात में नमक सत्याग्रह, ये भी ठीक है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, ये भी सही है। तो एक भी सही है, तीन भी सही है और चार भी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीधी बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम ये सारे सवाल करते रहेंगे ना, बीच बीच में आप हमसे, ठीक है, ये सारा पेपर से पहले जो है 6, 7, 8 से जो भी आप देखेंगे 500 सवालों की श्रृंखला में, ठीक है, उतने ही सवाल पढ़ के जाना है ना, तो आपका देखना खुद ही जो है आपका ये सीटेड यूं ही आसानी से एसएसटी वाला पार्ट हो जाएगा। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। कौन से आंदोलन की बात कर रहा है, स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा है कि स्वदेशी आंदोलन जो है कहां पर जो है ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। तो भारत, उत्तर भारत में यानी बंगाल वाले हिस्से में चला था स्वदेशी आंदोलन, किसके विरोध में चला था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। और इसे ही एक वंदे मातरम आंदोलन कहां पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में से क्या नाम दिया गया, वंदे मातरम आंदोलन शुरू किया गया। और ये जो है ये भी आंदोलन 1911 में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, जैसा कि पता भी है। ठीक है, 1911 के समय में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। और एक तरह से ये दोनों आंदोलनों की बात हो गई। तो इसी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में हम बात करते हैं किसका, एस.एन. बनर्जी का। किसका, एस.एन. बनर्जी का। बाकी इसी के खिलाफ राखी दिवस का आयोजन, किसकी बात करते हैं, राखी दिवस किसने मनाया था, ठीक है, तो गुरु जी ने मनाया था। हम गुरुदेव किसको कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू किया था कौन सा, ठीक है, दिवस मनाना। तो जवाब है क्या, राखी दिवस। किसके विरोध में, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के तहत और बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे बढ़े। 1950 से भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग गठन किया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। दूसरा वाला कथन तो बिल्कुल गलत है, जैसा कि आप जान ही रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है, कि दूसरा वाला पंचवर्ष, पहली पंचवर्षीय योजना यानी कृषि किससे जुड़ी है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है। सेकंड पंचवर्षीय योजना में की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है, तो भारी उद्योगों से। और जिसके तहत राउरकेला में, दुर्गापुर में और भिलाई में संयंत्रों की क्या की गई, स्थापना किया गया था। कब, ठीक है, और दूसरे पंचवर्षीय योजना 56 से 61, कब से कब तक, 1956 से 1961 के बीच में। ठीक है, राउरकेला, भिलाई और कहा, ठीक है, दुर्ग जैसे क्षेत्रों में स्थापना किया गया किसका, ठीक है, भारी उद्योगों का। तो 1150 में ये वाला कथन बिल्कुल सही है, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को स्थापना किसका होगा, योजना आयोग का, योजना आयोग का, जो कि 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 क्या बन जाएगा, नीति आयोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नीति आयोग बन जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, तो ठीक, सुमन बेरी। ये सुमन बेरी और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बात जानते हैं कौन सा कथन हो जाएगा, केवल ये सही है। कोई है जवाब, हाँ ये वाला जवाब सही है।
सी फॉर कैट वाला जवाब सही है। ठीक है, कह रहा है कि 231, देखिए जरा कौन सा कथन इसमें क्या है, सही है, किसकी बात कर रहा है। ठीक है, ज्योतिबा फुले की बात किया जा रहा है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले वो व्यक्ति जिन्होंने भारत में, ठीक है, जातिवाद के खिलाफ आंदोलन यानी ब्राह्मण विरोध आंदोलन शुरू किया, जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इन्हीं की, ठीक है, सत्य शोधक समाज की क्या थी, संस्थापक या गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। कौन से समाज की स्थापना किया था इन्होंने, सत्य शोधक समाज। और इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए विशेष कार्य कार्य किया। कह रहा है कि कौन सा जवाब निम्न में से क्या है, सही है, जरा देखा जाए कौन सा जवाब सही है। एक, फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किया था, सही है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों को, जैसा कि मैंने कहा कि ब्राह्मण विरोध आंदोलन चला, तो दूसरा भी सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, ये बात भी ठीक है। वो अपने समय के उपनिवेशवाद विरोध राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ठीक है, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के क्या थे, आलोचक थे। ठीक है, यानी कि वो जाति को पहले मानते थे, यानी जाति को मिटाने के बाद ही जो है राष्ट्रवाद की भावना को, उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज नहीं बल्कि भारत के जाति संघर्ष के बारे में लिखा था। तो ये वाला गलत है। कौन सा जवाब सही हो जाए, ए फॉर एप्पल, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी क्या हो जाए, सही हो जाए। एक रोल प्ले में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्न में से कौन से दो ग्रहों का अभिनय कर सकते हैं। तो हमें पता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन होती है, शुक्र होता है। तो क्या जवाब हो जाएगा, पृथ्वी व शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की जब बात की जाती है तो पृथ्वी का व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं पर जब शुक्र का बात किया जाता है तो शुक्र जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन है 12,105 किलोमीटर, यानी वैल्यू काफी हद तक आसपास है। इसीलिए जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी कथनों पर विचार करिए। तो हमें पता है कि 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को क्या कहते हैं हम, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। जरा देखते हैं, यह रेखा एक काल्पनिक रेखा बिल्कुल सही है, तो ये रेखा खींच थोड़ी ना पाएगा पूरे पृथ्वी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती, ये भी सही है। कहीं पर भी स्थल को नहीं काटी, इसलिए जगह जगह पर क्या हो गई है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है, सही है, ए और बी दोनों क्या है, सही है। ठीक, एक सवाल करके देख लेते हैं जरा। ठीक है, देखिएगा, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बजे पूर्वाह्न है तो ग्रीन वीच पर क्या होगा, आसान सा सवाल है। ये 0 डिग्री है ग्रीन वीच, ये 60 डिग्री है, ठीक है, पश्चिमी देशांतर कह रहा है। ठीक है, कि 60 डिग्री पे कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। पूर्वाह्न मतलब क्या हो रहा है, एएम हो रहा है। कहाँ का पूछा है, 0 डिग्री। कितना कदम चलना पड़ेगा, 60 कदम। और 60 × 4 कितना हो जाएगा, 240 मिनट। और 240 6 चौके 24, 240 मिनट। घंटे में बदलना है किससे भाग दे दूं, 60 से। कितना घंटा आ जाएगा, 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। 10 बज रहा था, पूरब में जा रहा है, और पूरब में जाने पे समय क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 2 बज जाएगा। कोई दिख रहा है, पूर्वाह्न की अपराह्न सर अपराह्न होगा ना। ठीक है, यानी 2 PM होगा। ठीक है, 2 बज रहा है, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये भी आसान सा है, खुद ही आप उत्तर दीजिए। उत्तर आप स्वयं देंगे। यदि आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है, तो अक्षांश 0 डिग्री मतलब बीचों बीच वाली रेखा, यानी कि विषुवत रेखा। ठीक है, अब जरा देखिए, आपसे यही पूछा ही था, कौन सी रेखा पर, विषुवत रेखा पर। कौन सा वृत्त हो गया, विषुवत वृत्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैव मंडल हैं। फिर आप जानते हैं कि एक स्थल मंडल, एक वायुमंडल, एक जो है जल मंडल। ये कौन सा मंडल हो गया, स्थल, ये क्या हो गया, वायु, और ये क्या हो गया, जल। और आपको जिंदा रहना है तो कौन से मंडल में रहेंगे, तो तीनों मंडलों में रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो कौन सा मंडल हो जाता है, ठीक है, बीच में। ठीक है, ये जो कॉमन क्षेत्र है इसको क्या कह लेते हैं, जैव मंडल कह लेते हैं। 4 मंडल हो गया, देखिए कौन सा बच गया, उत्तर खुद ही लगा दीजिए। आगे
वर्षावन कह रहा है तो पानी कम वर्षा की ज्यादा, ज्यादा पानी वर्षा कर, ज्यादा पानी वर्षा तो पानी पत्ते को उड़ाना है कि बचाना है, ज्यादा पानी है सर, पानी उड़ाना पड़ेगा, उड़ाना है तो पत्ता छोटा रखे कि बड़ा रखे, तो पत्ता बड़ा रखना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा पत्ता नहीं, सदाबहार बन कहलाएंगे। सही है। अलग अलग समय पे अपनी पत्तियां गिराते हैं। महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। आपको पता है मानसूनी तो होगा नहीं क्योंकि सदाबहार वन है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि कौन सा जवाब इसमें क्या हो रहा है, सही हो रहा है। सदाबहार तो बिल्कुल सही है। और वृक्ष में अलग अलग समय पे, क्योंकि कोई फिक्स समय नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि साल भर वर्षा हो रही है, ये भी सही। साल, सागौन और शीशम ये पत्ते जो है विशेष मौसम में गिरा देते हैं, तो ये पर्णपाती वन है। और जो पर्णपाती होते हैं वही मानसूनी भी होते हैं। तो सी भी गलत, बी भी गलत, जवाब हो गया ए और बी। कोई ऑप्शन मिला तो ए वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। अमेजन बेसिन के बारे में कि कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन की बात कर रहे हैं तो कौन सा महाद्वीप की बात करते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। ठीक है, ब्राजील देश की बात करते हैं। नील नदी इस प्रदेश से बहती है, गलत। नील नदी तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, विक्टोरिया झील से निकल के। ठीक है, टाना झील से मिलते हुए, टाना झील से निकलने वाले सफेद नील, नीली नील तो मिलेंगी कहाँ पे? खार्तूम में। और आगे जाएंगे मिस्र में, तो मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं, पहला गलत। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों में ही समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। रात के समय तापमान में थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। ठीक है, आर्द्रता कैसी बनी रहती है? उच्च बनी रहती है। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे होकर जाती है विषुवत रेखा, तो तापमान तो ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा तो सागर के पानी का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होगा तो क्या बनेगा? बादल, और बादल बनेगा तो क्या होगी? वर्षा। यानी ये भी सही, ये भी सही। कौन सा ऑप्शन मिला? डी फॉर, ठीक है, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। आगे बढ़िए। पृथ्वी पर आर्पन की मात्रा में भिन्नता का, ठीक है, का या के निम्नलिखित में से क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण, या दिन की अवधि। ठीक है, अब पूछा कि इसमें से कौन सा कथन क्या है सही है? ऑप्शन जो है आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो कि पृथ्वी पे पड़ता है उसकी चर्चा की जाती है। ठीक, तो आप बताइए कौन सा जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, आर्पन जो कि पृथ्वी पर तापमान के वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमें पता है अपने अक्ष पे घूमना ये भी एक कारक है। ठीक है, अपने अक्ष पे झुका होना ये भी एक कारक है, और दिन की अवधि ये भी कारक है। कोई जवाब लिखा सर? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन लिख रहा है। वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का क्या करिएगा? चुनाव करिएगा। ठीक है, तो विकल्प सोच समझ के चुनिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, कौन सा जवाब इसमें क्या है? ठीक है, सही लगाना है। ठीक है, तो वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हम जो है प्रेशर में ही होते हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, न्यूटन का नियम भी कहता है जितना बल लगेगा उतना ही बल विपरीत में लगेगा। दोनों ही कथन सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो ये एप्पल वाला ऑप्शन क्या हो जाए? सही हो जाए। बाकी आप जानते हैं T इक्वल टू F ये होता है। और सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होती है? सर्वाधिक वायुदाब, सर्वाधिक वायुदाब होता है समुद्र तल पर। कहाँ होता है? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। ठीक है, कितना होता है सर? 1013.25 MB होता है। ठीक है, मिली बार। किससे नापा जाए? तो बैरोमीटर से नाप लीजिए। इसको नाप किससे नाप लीजिए? बैरोमीटर से नाप लीजिए। जवाब हो गया। ठीक, आगे बढ़ते। सेल खनिज अवयवों की निश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का समूह है। ठीक है, सेल जो है, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि सेल खनिज अवयवों की निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का क्या है? समूह है। ठीक है, यह कथन गलत है क्योंकि खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला कथन क्या है? सही है। पहला वाला कथन क्या है? गलत। ठीक है, कौन सा जवाब हो जाएगा? ये गलत है, लेकिन बी क्या है? सही है। आगे बढ़ाते, रिक्त स्थान को भरिए। प्रेयरी की बात कर रहा है कि प्रेयरी जो है किसका घर कहलाएगा? प्रेयरी का आप जानते हैं घास का क्या है? मैदान है। और घास का मैदान है तो बर्फ निकलेगी तो चारागाह निकलेगा, और चारागाह रहेगा तो कौन सा चीज पाल सकते हैं? मवेशी पाल सकते हैं सर। बाकी प्रेयरी है कहाँ पे? सर ये नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका, कनाडा और यूएसए। निम्न में से
अलवरी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या है? अलवरी जल का मतलब साफ पानी की बात कर रहा है। बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। एक बड़ी समस्या होती जा रही है साफ पानी की। और सवाल ये है कि साफ पानी जो है कौन कौन से कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है? तो कह रहा है बढ़ता नगरीकरण, नगरीकरण बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, नदियां भी ठीक है यानी कि तालाब पोखरे समाप्त होंगे, तो सही है। बेहतर होता है, जितना जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, हम जो है ठीक है पानी का प्रदूषण उतना ही बढ़ा रहे हैं, यानी पानी को खर्च कर रहे हैं, ये भी सही है। बांधों के जलाशयों की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, तो जितना ज्यादा आप ठीक है धान यानी खरीफ की फसलें उगाएंगे उनको पानी ज्यादा चाहिए, जैसे गन्ना की फसल पानी ज्यादा, इसलिए सरकार कहती है गन्ना मत बोइए, ठीक है। ऐसी फसलें बोई जिनमें पानी की मात्रा की जरूरत क्या हो, कम हो, यानी कि जितना मांग बढ़ेगा उतना हम उत्पादन करेंगे तो पानी को खर्च करेंगे, क्योंकि आज भी भारत में सामान्यतः आधुनिक सिंचाई नहीं होती, जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, इनका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। डी वाला भी क्या है, सही है, ठीक है। ए बी डी कोई ऑप्शन मैच किया, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन मैच किया। आगे बढ़, मिलान करना है, पर्वतों की बात कर रहा है तो यूराल पर्वत की बात कर रहा है, तो यूराल को मिला दीजिए किससे, तो यूराल तो यूरोप से मिला दिया जाए, ठीक है। एंडीज को किससे मिला दीजिए, दक्षिण अमेरिका से मिला दीजिए, पहले से सामने सामने लिख दिया है, राफीज उत्तरी अमेरिका, एटलस जो है अफ्रीका। बाकी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज है, लगभग कितना किलोमीटर, तो 7000 किलोमीटर की है। दूसरे नंबर पे है रॉकीज, ठीक है, जो कि कितना किलोमीटर की है, 4800 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की, 4800 किलोमीटर की है, ठीक है। और सब पहले से ही मैच है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। अस्तर मंडल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है, ठीक ठाक लग रहा है। मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थल आकृतियां पाई जाती है, ठीक है। यह स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों के सतह पर भी पाई जाती है, ये भी ठीक है। अब देखना है कौन सा जवाब इसमें सही होगा, ए बी सी और डी, इसको देखिए जरा कौन सा जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी और सी डी में से कौन सा जवाब, चूंकि चारों सही बता दिया है तो जवाब क्या हो जाएगा, सभी सही है। सबसे उचित विकल्प का चयन करना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा सही विकल्प होंगे उन्हीं का वो क्या करना है, चयन। एक भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों के बढ़ावा देती है, ठीक है। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में एक सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्यों, यह क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देता है, आधुनिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देता है, यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है, ठीक है। आप सोच के बताइए जरा जवाब क्या लगा दिया जाए, ए बी और सी डी में से क्या उत्तर होगा, ए बी सी डी में से उत्तर क्या होना चाहिए, आपको खुद ही जवाब देना है, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, ठीक है। जरा बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें लग रहा है स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को क्या करती है, प्रभावित करती है, किसकी, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। स्थानीय प्राकृतिक संसाधन को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। जवाब इसका क्या बताया हूँ, कैट वाला ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है, ठीक है, फोटो खींचना नहीं भाई, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना हो सकता है, विविधता की सराहना करना नहीं, अंतर करना नहीं, रूढ़िबद्ध धारणा बना लेना, किसी के बारे में पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कि यह आदमी ऐसा ही होगा, यह जाति वाला ऐसा ही होगा, इस धर्म वाला ऐसा ही होगा, ये क्या बताता है, तो रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। ठीक, लड़कों लड़कियों में लड़का है तो क्या पढ़ेगा, इंजीनियर ही बनेगा, लड़की है तो क्या पढ़ेगी, होम साइंस या डॉक्टरी ही पढ़ेगी, ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। आगे, समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों और कारणों को पढ़िए। समानता एक वास्तविकता बनी, इसलिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। समानता वह मूल्य जिसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहने होगा, यह स्वतः नहीं होगा, स्वतः तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वतः होना रहता तो इतने सालों में हो ही गया होता, लेकिन क्या हो गया, क्या नहीं हुआ सर, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्यों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा कथन, ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया का चुनाव करते हैं, आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख भी रहे होंगे कि आप जानते ही हैं कि पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है, ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, सही है, ठीक है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, बिल्कुल ठीक है।
गांव में सभी लोग रहते हैं और ग्राम सभा किससे, वयस्क लोगों से। किससे बनती है, जो लोग वोट डाले हैं, पंचायत यानी कि निर्वाचक सूची में जिसका नाम दर्ज है। डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन ए, बी और सी सभी सही। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नहीं भाई, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास शक्तियां नहीं है इसकी, और ये हमने लिया है आयरलैंड से लिया है। कहां से विचार लिया था, आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति और परिवर्तन में क्या है, प्रमुख भूमिका है। आपको बताना है कौन सा जवाब क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जवाब इसमें क्या होगा, सही होगा, देख लेते हैं। तो पहला तो गलती हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, बी सी डी वाला ऑप्शन। ठीक, ये रहे आपके क्या 50 सवालों की श्रृंखला में पहुंच चुके हैं। टोटल 300 सवाल, 50 पहले और 5 ही, टोटल कितने हो गए, 300 सवाल अब तक करवा चुके हैं। ठीक है, इन सवालों की प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं मनीष सिंह उद्घोष अकादमी के यूट्यूब चैनल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आपको एसएसटी और ईवीएस में कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना आए, ठीक है, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को एक निश्चित आधार दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। सारी वीडियोस को देखें, जाइए यूट्यूब पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट दिखेगा आपको, एसएसटी प्रैक्टिस का भी अलग से दिखेगा, एसएसटी बाय मनीष पर अलग दिखेगा, ईवीएस प्रैक्टिस अलग दिखेगा और ईवीएस बाय मनीष पर अलग दिखेगा। तो प्रैक्टिस सेट को करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।